डांटे और वर्जिल बचपन से ही एक बात को लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे। उन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है, क्योंकि छोटा भाई डांटे जन्म से ही नेचुरल टैलेंट और स्किल लेकर पैदा हुआ था, लेकिन बड़ा भाई वर्जिल के पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। उसे हर चीज के लिए डांटे से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और लगातार संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी इतनी मेहनत के बाद वो अपने छोटे भाई से आगे नहीं निकल पाता था। यहाँ तक कि डांटे की माँ भी उसे चेतावनी देती थी कि वो किसी को अपनी असली ताकत के बारे में ना बताए। वो कहती थी, बाकी बच्चे वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, इससे उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन एक दिन खेलते हुए डांटे को पकड़ने की कोशिश में वर्जिल बुरी तरह गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी उसके घाव बहुत तेजी से भर जाते हैं, क्योंकि वो एक डीमन का बेटा है, जबकि उसकी माँ इंसान है। वर्जिल अपनी माँ से पूछता है, मेरे लिए हर चीज इतनी मुश्किल क्यों है, लेकिन डांटे के लिए इतनी आसान? मैं वो सब क्यों नहीं कर सकता जो वो कर सकता है? उसकी माँ प्यार से जवाब देती है, जब हम किसी चीज को अपनी मेहनत से हासिल करते हैं तभी हम सच में उसके हकदार बनते हैं। फिर एक रात जब वर्जिल सिर्फ पानी पीने के लिए उठता है, तभी उनके घर पर अचानक बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं। उस हमले के दौरान उनकी माँ मारी जाती है। और क्या आपको पता है कि उस वक्त डांटे कहाँ था? वो डर के मारे कहीं छिपा हुआ था। इसीलिए डीमंस सिर्फ वर्जिल को अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे कैद कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे फादर के अनगिनत गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और जो टॉर्चर वे उसे देते हैं वो बेहद खौफनाक होता है। वे उसे जिंदा जला देते हैं और जब भी उसके घाव भर जाते हैं वे उसे फिर से जिंदा जला देते हैं। हमें पता चलता है कि डांटे को कैद हुए काफी लंबा समय बीत चुका है। उसके ठीक सामने लेडी बैठी है, जो डांटे को इस हालत में देखकर साफ तौर पर खुश नहीं है। वो उससे कहती है, एक बार फिर मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर जा रही हूँ। फिर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि इंसानों और डीमंस के बीच की जंग पूरी ताकत के साथ चल रही है। असल में मैरी आर्खम, जिसे लेडी के नाम से भी जाना जाता है, एक बहुत खास मिशन के लिए डीमन वर्ल्ड में भेजी गई है और यह विशाल जंग सिर्फ एक ही मकसद के लिए लड़ी जा रही है। मिशन है मुंडस के किले में घुसना और एक बेशकीमती हथियार हासिल करना। एक ऐसा हथियार जो इस जंग का रुख पूरी तरह से हेल के खिलाफ बदल सकता है। हाँ, अब तक आपको समझ आ गया होगा कि इस एक लेजेंडरी हथियार को हासिल करने के लिए अनगिनत जानें कुर्बान की जा रही हैं। लेडी के पास मौजूद डिवाइस उसे उस हथियार की लोकेशन तक ले जा रहा है। रास्ते में बहुत कड़ी सुरक्षा है, लेकिन लेडी के पास एक खास डिवाइस भी है जिसकी मदद से वो इनविजिबल हो सकती है। रास्ते में उसे एक जेल भी मिलती है जहां बेगुनाह कैदियों को बंद करके रखा गया है। और जैसा कि उम्मीद थी, लेडी उनकी रखवाली कर रहे मॉन्स्टर को मार देती है और कैदियों को आजाद कर देती है। वे मॉन्स्टर्स उसे बचाने के लिए धन्यवाद देते हैं। इसके बाद हम इस जोकर नाम के आदमी को देखते हैं, जो बड़ी चालाकी से जनरल को भड़काता है और उसे किंग के किले में मदद मांगने के लिए भेज देता है। इसके चेहरे से ही पता चल जाता है कि ये किसी बहुत ही खतरनाक खानदान से है। फिर हम देखते हैं कि जनरल इंसानों के खिलाफ मदद के लिए किंग मुंडस से विनती कर रहा है। वो कहता है कि अगर किंग खुद जंग के मैदान में उतर जाएं और अपनी जबरदस्त ताकत का थोड़ा सा हिस्सा भी दिखा दें तो ये जंग तुरंत खत्म हो जाएगी। लेकिन जनरल अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि किंग मुंडस गुस्से में कहता है, पहले तुमने मेरा नाम मिट्टी में मिलाया और अब मेरे ही राज्य में मुझे आदेश देने की हिम्मत कर रहे हो। और अगले ही पल मुंडस जनरल को वही मार देता है। फिर वो कहता है, कितना बेवकूफ है, लेकिन इसकी बात पूरी तरह गलत भी नहीं है। असल प्लान तो किंग को उसके किले से बाहर निकालकर जंग के मैदान तक लाना था, ताकि लेडी को उस हथियार को चुराने का मौका मिल सके। और ठीक वैसा ही होता है। किंग मुंडस इस जाल में फंस जाता है। इधर लेडी महल की रखवाली कर रहे मॉन्स्टर्स को मार देती है और चुपके से किंग मुंडस के थ्रोन रूम में पहुंच जाती है। वो खास हथियार कहीं उसी थ्रोन के अंदर छिपा हुआ है और उसके ठीक ऊपर वो जोकर खड़ा है, अपनी शैतानी मुस्कान के साथ पता नहीं किस बात पर हंस रहा है। यही वो हथियार है जिससे खुद किंग मुंडस भी डरता है। इसी वजह से वो इसे हमेशा अपने पास रखता है। किले के बाहर मुंडस जंग के मैदान में अपनी खौफनाक ताकत दिखाने में व्यस्त है। फिर सीन मुंडस के किले से 1800 मील दूर पश्चिमी माकाई क्षेत्र में शिफ्ट होता है। यहाँ हम एक रहस्यमयी लड़की को देखते हैं जिसे कई मॉन्स्टर्स ने घेर रखा है। मॉन्स्टर्स कहते हैं, लगता है तुम बैटलफील्ड से बहुत दूर भटक आई हो और यहाँ सिर्फ हमारा राज चलता है। तभी डांटे का भाई वर्जिल उन्हें रोकता है और कहता है, इस दुनिया में सिर्फ एक किंग का राज चलता है, क्या तुम अपने किंग के खिलाफ बगावत कर रहे हो? मॉन्स्टर्स जवाब देते हैं, तुम्हारे किंग मुंडस की वजह से ये इंसान हमारी दुनिया में आया है। हम ऐसे बेवकूफ रूलर को फॉलो करने से इनकार करते हैं। वर्जिल शांत होकर कहता है, अब तुम इनकार नहीं
नहीं करोगे क्योंकि मुझे यहाँ तुम्हारे सिर लेने के लिए भेजा गया है। और फिर मॉन्स्टर्स उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में वे कीड़ों की तरह मारे जाते हैं। एक बचा हुआ मॉन्स्टर उस लड़की की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो लड़की बेहद तेज निकलती है और पलक झपकते ही उस क्रीचर को मार देती है। साफ है कि ये लड़की वर्जिल को पहले से बहुत अच्छी तरह जानती है। वो कहती है, मुझे पता है कि तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा ये ह्यूमन फॉर्म पसंद नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए यूरोबोरोस का एक मैसेज लाई हूँ। यूरोबोरोस का नाम सुनते ही वर्जिल को अतीत की कुछ बातें याद आने लगती हैं। इसी दौरान लड़की कहती है, वो सांप जो अपनी ही पूंछ खाता है। फिर वो आगे कहती है, उसने मुझे ये बताने के लिए भेजा है कि वो सिर्फ जिंदा ही नहीं है बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर हो रहा है। वो जश्न मना रहा है क्योंकि उसने तुम्हारे डैडी मुंडस से एक बेहद कीमती चीज चुरा ली है, उसका अरकाना चैलिस। ये सुनते ही वर्जिल कहता है, ये नामुमकिन है। लड़की मुस्कुराकर जवाब देती है, बेचारा मासूम वर्जिल, लगता है डैडी मुंडस ने तुम्हें कभी सच बताया ही नहीं, लेकिन यूरोबोरोस हमेशा सच बोलता है। तुम्हारी माँ को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि तुम क्या कह रही हो, मुझे बताओ। लड़की धीरे धीरे पीछे हटती है और खुद को आग लगा लेती है। वो कहती है, अगर इस राज के पीछे का सच जानना है तो अर्थ पर आना, वो तुमसे मिलने के लिए बेताब है। और हाँ, इसके तुरंत बाद सीन फिर बदलता है। टीवी पर एक न्यूज चैनल दिखाया जाता है जिस पर बिल्कुल वही सिंबल होता है जो उस लड़की के शरीर पर था। न्यूज रिपोर्टर बहुत ड्रामेटिक अंदाज में बोल रहा होता है। वो सिंबल डार्क कॉम नाम के एक डोमेन का है, जबकि दूसरा निशान उसका सब डोमेन है। फिर सीन एक बार और बदलता है जहां लेडी जोर से कहती है, मैं डार्क कॉम छोड़ रही हूँ। इसके तुरंत बाद वो चैलेंज सौंपते हुए कहती है, सिर्फ इस एक चीज के लिए तुम लोगों ने अनगिनत इंसानों को मरने के लिए हेल में भेज दिया। डांटे सही कहता था, तुम अपने नीचे काम करने वाले लोगों को कीड़ों की तरह ट्रीट करते हो। ये कहकर वो वहां से जाने लगती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, तुम गलत समय पर जा रही हो, मैं तो तुम्हें प्रमोट करने की सोच रहा था। लेडी जवाब देती है, मुझे लालच नहीं है, और वैसे भी इतने लोगों की जान लेने वाला ये चैलिस तुम्हारे किस काम का है, मैं और लोगों को मरते हुए नहीं देख सकती। एरियस कहता है, ये अरकाना का आखिरी टुकड़ा है, अरकाना के अलावा कोई भी चीज उसे खत्म नहीं कर सकती। अगर जंग सही तरीके से प्लान की जाए तो उसे और उसके पूरे किंगडम को हमेशा के लिए मिटाया जा सकता है और मकाई आजाद हो जाएगा। ये सुनकर लेडी कुछ देर सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, मैं प्रमोशन स्वीकार करती हूँ ताकि कोई और यहाँ आकर सब कुछ बर्बाद ना करे। और इसी के साथ लेडी ऑफिशियली एक कमांडर बन जाती है। इसके बाद विलियम बेंस एरियस से कहता है, लगता है अब उसे उसके फादर के बारे में बताने का समय आ गया है। लेकिन एरियस जवाब देता है, पहले हम अपनी आखिरी बैटल जीत लें, फिर उसे बताएंगे। असलियत यह है कि दुनिया की कोई भी ताकत अरकाना या उसके टुकड़ों को नष्ट नहीं कर सकती। अरकाना के 4 हिस्से हैं, मेडालिया, स्पाडा, बास्टोने और छोटा चैलिस। और अब ये सारे टुकड़े एक ही आदमी के हाथ लग चुके हैं, जिसका मतलब है कि वो आखिरकार अरकाना की पूरी ताकत इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन अभी भी एक चीज की कमी है, वर्जिल। इसीलिए वे उसे अर्थ पर लाने के लिए पहले ही जाल बिछा चुके हैं। पहला चारा वो रहस्यमयी लड़की थी और दूसरा जोकर है, जिसका असली नाम जेस्टर है। सच कहे तो उस लड़की के कामयाब होने के चांस बहुत कम थे, लेकिन जेस्टर इतना खतरनाक तरीके से लोगों को मैनिपुलेट करता है कि वो कुछ ही पलों में वर्जिल को अपने जाल में फंसा लेता है और अपना मिशन पूरा कर देता है। आखिर जो आदमी एक किंग को उसके थ्रोन से उठाकर बैटलफील्ड तक ले जा सकता है, वो लगभग कुछ भी कर सकता है। वर्जिल को पकड़ने के लिए खास बुलेट्स पहले ही बनाई जा चुकी हैं और वे डाटे के डीएनए से तैयार की गई हैं। बाद में हम देखते हैं कि जैसे ही एरियस अपने ह्यूमन फॉर्म में डीमंस की एक मीटिंग में आता है, पूरा माहौल बदल जाता है। सभी डीमंस बिल्कुल चुप हो जाते हैं। वे वर्जिल को उसके चेहरे पर कुछ नहीं कहते, लेकिन इतनी तेज आवाज में बातें करते हैं कि वो सब सुन सके। फिर आखिरकार वर्जिल खुद किंग मुंडस के सामने पहुंचता है और उसे बताता है कि पश्चिमी वेस्टलैंड्स में उसके नाम की खुलेआम बेइज्जती हो रही है, क्योंकि वहां के डीमंस को पता चल गया है कि मुंडस की वजह से इंसान माकाई में घुसे हैं। मुंडस जवाब देता है, अगर मैंने तुम्हें व्हाइट रैबिट के पीछे नहीं भेजा होता तो इंसान कभी हमारी दुनिया में आते ही नहीं, लेकिन अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे फादर की बनाई हुई दीवार जल्द ही गिर जाएगी और अर्थ मेरे पैरों के नीचे होगी। फिर जब वर्जिल को यकीन हो जाता है कि चैलिस सच में चोरी हो चुका है, तो वो अर्थ पर जाकर अरकाना वापस लाने की परमिशन मांगता है। मुंडस कहता है, बस ये ध्यान रखना कि उस दुनिया से तुम्हारा रिश्ता तुम्हारे मिशन के बीच न आए। और हाँ, वो साफ तौर पर डांटे की बात कर रहा है। मुंडस ये भी बताता है कि उनके बीच एक गद्दार है, शायद एक से ज्यादा भी।
अरकाना के बिना उनकी दुनिया खतरे में है, इसलिए वो तुरंत वर्जिल को निकलने का आदेश देता है। वर्जिल दोनों दुनियाओं के बीच इतनी आसानी से आ जा सकता है, शायद इसलिए क्योंकि वो आधा इंसान और आधा डीमन है। लेकिन बदकिस्मती से जैसे ही वर्जिल अर्थ पर कदम रखता है, आर्मी उसकी मौजूदगी का पता लगा लेती है। उसे पकड़ने के लिए एक के बाद एक हमले किए जाते हैं। प्लान सच में बहुत शानदार होता है और वे कुछ समय के लिए उसे रोकने में भी कामयाब हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वे डांटे के डीएनए से बनी बुलेट से उस पर हमला करते हैं, वर्जिल कैद से आजाद हो जाता है और कुछ ही सेकंड्स में पूरा खेल पलट देता है। वो सबको उनकी असली जगह दिखा देता है। फिर गुस्से में वो कहता है, तुम में से जो भी अभी बोल सकता है वो मेरे एक सवाल का जवाब देगा। मुझे उस आदमी का नाम बताओ जिसने तुम्हें यूरोबोरोस का निशान दिया है। फिर सीन बदलता है, जहां एरियस उस रहस्यमयी लड़की से कहता है, जैसा सोचा था, तुम्हारी बहन तुम्हें यहां ले आई। लगता है यूरोबोरोस आखिरकार अपने मकसद में कामयाब हो गया। जैसा कि हमने पिछले सीजन के आखिरी एपिसोड में देखा था, सीजन 1 में डांटे व्हाइट रैबिट को मार देता है। उसके बाद वो फोर्स एज, स्पार्दा की तलवार और एम्यूलेट को एक दूसरे से अलग करके डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के बीच की बैरियर को दोबारा बना देता है। और फिर हम उस अगले सीन को कैसे भूल सकते हैं, जहां लेडी डांटे को धोखा देती है, उसे बेहोश कर देती है और उसे पकड़ने का ऑर्डर पूरा करती है। इसके बाद हम विलियम बेंस को देखते हैं, जो एंडर्स को मार देता है और व्हाइट रैबिट के डिवाइस पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर वो उस डिवाइस का इस्तेमाल करके डीमन वर्ल्ड के लिए एक पोर्टल खोलता है और ऑपरेशन इन्फर्नो लॉन्च करता है। वो डीमन वर्ल्ड पर हमला भी शुरू कर देता है। दूसरी तरफ डांटे को पकड़ लिया जाता है और कैद में जमा दिया जाता है, जबकि एम्यूलेट और फोर्स एज सरकार के हाथों में चले जाते हैं। और आखिरी सीन में हम वर्जिल को देखते हैं, जो डांटे का भाई है। वो कहता है, अब इन लोगों को पता चलेगा कि उन्होंने किस तरह के तूफान से पंगा लिया है। और हाँ, यहीं पर सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसके बाद हम एक बार फिर लेडी को डांटे से मिलने आते हुए देखते हैं। वो अपने किए हुए फैसलों पर साफ तौर पर पछता रही होती है। हम देखते हैं कि अब लोग अपने ही प्रेसिडेंट के खिलाफ हो चुके हैं, क्योंकि जनता डीमन वर्ल्ड के साथ किसी भी तरह की जंग नहीं चाहती। और क्या आपको पता है कि बाहर इतना हंगामा चल रहा है, जबकि प्रेसिडेंट अंदर क्या कर रहा है? वो अंदर एक लग्जरी पार्टी एंजॉय कर रहा है, क्योंकि सच कहें तो उसे लोगों की बातों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसी पार्टी में हम एरियस और विलियम बेंस को वर्जिल के बारे में बात करते हुए भी देखते हैं। वे कहते हैं कि देर सवेर वर्जिल खुद चलकर उनके पास आ जाएगा। फिर सीन बदलता है और हमें यूरोबोरोस डिटेंशन फैसिलिटी में ले जाता है, जहां कोई उस फैसिलिटी में घुस जाता है और एंट्रेंस की रखवाली कर रहे एक सोल्जर को मार देता है। इसके बाद सीन वापस उसी पार्टी में आता है, जहां एरियस और विलियम बेंस फैसला करते हैं कि वे डांटे को कैद से रिहा करेंगे, ताकि उसे उसके अपने भाई के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। और डांटे को गवर्नमेंट की साइड पर लाने में मदद करने वाली लेडी होगी, जो उस वक्त फिजिकल ट्रेनिंग में बिजी है। जैसे ही उसे पता चलता है कि डांटे को रिहा किया जा रहा है, लेडी धीरे से कहती है, वो शायद अब मुझसे नफरत करता होगा। फिर सीन दोबारा उसी पार्टी में शिफ्ट होता है, जहां हम प्रेसिडेंट को गुस्से में एरियस और विलियम बेंस का सामना करते हुए देखते हैं। प्रेसिडेंट कहता है, बहुत हो गया, मैंने ये जंग सिर्फ अपना पॉलिटिकल करियर मजबूत करने के लिए शुरू की थी, लेकिन अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर ये सब ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी कुर्सी खो दूंगा। एरियस जवाब देता है, और तुम्हें प्रेसिडेंट भी हमने ही बनाया था। प्रेसिडेंट गुस्से में कहता है, यहाँ कंट्रोल मेरे हाथ में है, और अगर मैं चाहूं तो डीमन वर्ल्ड में तुम्हारे सारे माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स फाड़कर तुम्हारे मुंह पर फेंक सकता हूं। ये सुनकर एरियस भड़क जाता है और प्रेसिडेंट को धमकी देते हुए कहता है, मैंने हर बड़े मीडिया नेटवर्क में भारी इन्वेस्टमेंट की है। मेरा सिर्फ एक फोन कॉल जाएगा और वही न्यूज दिखाई जाएगी जो मैं चाहता हूं। तुम्हारे हर राज को पूरी दुनिया के सामने लाया जा सकता है। इसी बहस के बीच वो रहस्यमयी लड़की अचानक वहां आ जाती है और एरियस को अपने साथ ले जाती है। ये सब होने के बाद प्रेसिडेंट बेहद गुस्से में आ जाता है। फिर सीन एक बार फिर बदलता है और हमें डांटे के पास ले जाता है, जो एक बहुत डरावना सपना देख रहा है। उस सपने में डांटे अपने भाई वर्जिल से उसे बचा न पाने के लिए माफी मांग रहा है। डांटे कहता है कि उस वक्त वो बहुत डर गया था और उसी डर ने उसे अपने भाई को बचाने से रोक दिया। इसी दौरान डांटे की धड़कन अचानक बहुत तेज हो जाती है और इसी वजह से वो आखिरकार कैद से आजाद हो जाता है। इसके बाद हम डांटे को एक इंटरव्यूअर के सामने बैठे हुए देखते हैं। इंटरव्यूअर उससे पूछता है, तुम जानते हो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है ना? डांटे जवाब देता है, हाँ, मुझे कुछ समय के लिए डार्क कॉम के साथ काम करना है और वे मेरा कुछ साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी करना चाहते हैं, लेकिन सच कहूं तो मुझे नहीं पता कि क्यों। वैसे क्या इसे जल्दी खत्म कर सकते हो? मुझे अभी अपने भाई से बात करने जाना है। वो आगे कहता है, पहले मुझे लगता था कि बचपन में उस डीमन अटैक के दौरान वर्जिल भी हमारी माँ के साथ मर गया था, लेकिन अब मुझे पता चला है कि वो जिंदा है और किसी तरह डीमन किंग ने उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपना वफादार नौकर बना लिया है, उसी इंसान का नौकर जो हमारे फादर का दुश्मन था।
फिर इंटरव्यूअर पूछता है, वो कमांडर आर्खम ही थी ना जिसने तुम्हें धोखा दिया और कैद करवा दिया था? डांटे आराम से जवाब देता है, हाँ, हमारे बीच ऐसा ही चलता रहता है। हम लड़ते हैं, बहस करते हैं और हर समय एक दूसरे को फंसाने की कोशिश करते रहते हैं। ज्यादातर बार वही मुझे मारती है, लेकिन मैं भी एक ताकतवर डीमन हूं, इसलिए मैं भी उसे उसका जवाब जरूर देता हूं। फिर सीन बदलता है और आखिरकार हमें पता चलता है कि डांटे के कैद से आजाद होने के बाद असल में क्या हुआ था। डांटे के कैद से निकलने के बाद कमांडर आर्खम उसके पास आती है और उसे बताती है कि उसका भाई वर्जिल अभी भी जिंदा है। ये सुनते ही डांटे बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि वो तुरंत अपने भाई से मिलना चाहता है। लेकिन जैसे ही कमांडर आर्खम उसे बताती है कि वर्जिल अब किंग मुंडस के लिए काम कर रहा है, डांटे पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका अपना भाई उसी आदमी के लिए काम कर सकता है जिसने उनकी मां को मारा था। इसी दौरान लेडी डांटे को बचपन की एक निशानी देती है और उससे कहती है, तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, मैं वादा करती हूँ। फिर आगे बढ़ते हुए हम डांटे को उस टेक्नोलॉजी के बारे में पता लगाते हुए देखते हैं जो उसे अपने भाई वर्जिल तक पहुंचने में मदद करेगी। इसके बाद एरियस डांटे को वो बेरहम कत्लेआम दिखाता है जो वर्जिल ने सोल्जर्स के साथ किया था। जैसे ही डांटे ये देखता है, वो पूरी तरह हिल जाता है, जैसे उसने कोई भयानक सपना अपनी आंखों से देख लिया हो। फिर इतने सालों बाद डांटे आखिरकार अपने भाई को दोबारा देखता है। उसे देखकर डांटे कहता है, ये अब मेरा भाई जैसा महसूस भी नहीं होता। वो ऐसा कुछ कैसे कर सकता है? मुझे नहीं पता मुंडस ने उसके साथ क्या किया है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने भाई को वापस लेकर आऊंगा। बाद में हम डांटे को हथियार ढूंढते हुए देखते हैं क्योंकि डार्ककॉम ने उसका सारा सामान जब्त कर लिया था। तभी एक अजीब सी बूढ़ी औरत उससे कहती है, जो चाहिए ले लो, बस बाहर किसी को मत बताना। अब यहां से निकलो, मेरा शो शुरू होने वाला है। फिर हम वो शो देखते हैं जहां होस्ट अनाउंस करता है, आज हमारे साथ एक बहुत खास मेहमान मौजूद है, डीमन वर्ल्ड का एक एम्बेसडर वर्जिल द डीमन। क्या ये नामुमकिन है? ऑडियंस को भी यकीन नहीं हो रहा होता कि वर्जिल सच में एक डीमन है और जल्द ही बाकी सभी लोगों को भी पता चल जाता है कि वर्जिल इस शो में आया हुआ है। ये सब देखकर विलियम बेंस तुरंत कहता है, हमें ये ब्रॉडकास्ट बंद करवाना होगा। लेकिन एरियस जवाब देता है, इसे बंद क्यों करवाना है? अगर तुम्हें ये आता हुआ नहीं दिखा तो तुम्हें कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ एक सच में इंटेलिजेंट दुश्मन ही ऐसा मूव चल सकता है। उसने पूरा गेम ही पलट दिया है। अब बात मजेदार हो रही है। फिर वर्जिल बोलना शुरू करता है, मेरा जन्म तुम्हारी दुनिया में हुआ था, लेकिन बचपन से ही मैं माकाई में रहा हूँ। मैं यहाँ अपने किंग मुंडस का एक मैसेज लेकर आया हूँ। वर्जिल आगे कहता है, तुम लोग शायद सोचते हो कि ये जंग अच्छे और बुरे के बीच की लड़ाई है। तुम्हें बताया गया है कि हमारी दुनिया हेल है और हमारा किंग डेविल है, लेकिन ये सब झूठ है। हम डीमंस की कोई बुरी नियत नहीं है। मुंडस सिर्फ अपनी दुनिया में बैलेंस बनाए रखना चाहता है। ये सुनकर डांटे गुस्से में कहता है, वो उसका बचाव क्यों कर रहा है, वो कमीना। फिर हम वापस वर्जिल के पास आते हैं जो कुछ तस्वीरें दिखाते हुए कहता है, इन तस्वीरों को ध्यान से देखो। ये फोटोज तुम्हारी दुनिया में मौजूद एक सीक्रेट डीमन प्रिजन की सिक्योरिटी फुटेज से ली गई हैं। इनमें तुम्हारे सोल्जर्स माकाई के लोगों को बिना किसी ट्रायल के टॉर्चर कर रहे हैं। उनका सिर्फ एक ही गुनाह है कि वे माकाई से आते हैं। ये देखकर एरियस कहता है, तो इसे लगता है कि कुछ तस्वीरों से लोगों की हमदर्दी जीत लेगा। वर्जिल आगे कहता है, जहां इन बेगुनाह लोगों को टॉर्चर किया जा रहा है, वो कोई गवर्नमेंट प्रिजन भी नहीं है, वो एक प्राइवेट फैसिलिटी है। और अगर उसके मालिक का पता लगाओ तो सिर्फ एक ही नाम सामने आता है, यूरोबोरोस। ये जंग जिसमें दोनों दुनियाओं की जानें कुर्बान हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी की साजिश का हिस्सा है, एरियस वॉन एरनबर्ग। और इसी के साथ वर्जिल एक एक करके एरियस के सारे काले राज खोलना शुरू कर देता है। एरियस इतना गुस्से में आ जाता है कि वो तुरंत शो को बंद करवाने का आदेश दे देता है। फिर सीन बदलता है जहां एक जवान आदमी वर्जिल से कहता है, प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहता है। कॉल पर प्रेसिडेंट कहता है, तो अब जब तुम ऑफिशियली माकाई के एम्बेसडर बन गए हो तो क्यों ना हम बैठकर शांति से बात करें। इसके बाद हर जगह अलार्म बजने लगते हैं क्योंकि वर्जिल सीधे उस जगह की तरफ जा रहा है जहां सब लोग मौजूद हैं और उसका असली मकसद एरियस को मारना है। दूसरी तरफ डांटे अपनी मां की तस्वीर को देखकर धीरे से कहता है, मैं उसे वापस लेकर आऊंगा। डांटे और वर्जिल बचपन से ही एक बात को लेकर एक दूसरे से मुकाबला करते रहते थे, उन दोनों में ज्यादा ताकतवर कौन है। क्योंकि छोटा भाई डांटे जन्म से ही नेचुरल टैलेंट और स्किल लेकर पैदा हुआ था, लेकिन बड़ा भाई वर्जिल के पास कोई नेचुरल टैलेंट नहीं था। उसे हर चीज के लिए डांटे से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी और लगातार संघर्ष करना पड़ता था। फिर भी इतनी मेहनत के बाद वो अपने छोटे भाई से आगे नहीं निकल पाता था। यहाँ तक कि डांटे की माँ भी उसे चेतावनी देती थी कि वो किसी को अपनी असली ताकत के बारे में ना बताए। वो कहती थी, बाकी बच्चे
बच्चे वो नहीं कर सकते जो तुम कर सकते हो, इससे उन्हें चोट लग सकती है। लेकिन एक दिन खेलते हुए डांटे को पकड़ने की कोशिश में वर्जिल बुरी तरह गिर जाता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी उसके घाव बहुत तेजी से भर जाते हैं क्योंकि वो एक डीमन का बेटा है, जबकि उसकी माँ इंसान है। वर्जिल अपनी माँ से पूछता है, मेरे लिए हर चीज इतनी मुश्किल क्यों है, लेकिन डांटे के लिए इतनी आसान? मैं वो सब क्यों नहीं कर सकता जो वो कर सकता है? उसकी माँ प्यार से जवाब देती है, जब हम किसी चीज को अपनी मेहनत से हासिल करते हैं तभी हम सच में उसके हकदार बनते हैं। फिर एक रात जब वर्जिल सिर्फ पानी पीने के लिए उठता है, तभी उनके घर पर अचानक बहुत सारे डीमंस हमला कर देते हैं। उस हमले के दौरान उनकी माँ मारी जाती है। और क्या आपको पता है कि उस वक्त डांटे कहाँ था? वो डर के मारे कहीं छिपा हुआ था। इसीलिए डीमंस सिर्फ वर्जिल को अपने साथ ले जाते हैं। वे उसे कैद कर लेते हैं और कहते हैं, तुम्हारे फादर के अनगिनत गुनाहों की सजा तुम्हें भुगतनी पड़ेगी। और जो टॉर्चर वे उसे देते हैं वो बेहद खौफनाक होता है। वे उसे जिंदा जला देते हैं और जब भी उसके घाव भर जाते हैं वे उसे फिर से जिंदा जला देते हैं। क्योंकि वो एक डीमन का बेटा था, इसलिए वो इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था। फिर एक दिन जब वे उसे एक बार फिर जिंदा जलाने वाले होते हैं, तभी अचानक एक दूसरा डीमन वहां आता है और उसे बचाकर किंग मुंडस के सामने ले जाता है। मुंडस कहता है, मैं इस दुनिया का किंग हूं, आज से कोई भी तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वर्जिल पूछता है, आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मुंडस जवाब देता है, तुम्हारे फादर मेरे सबसे ताकतवर चैंपियन थे, मेरे सबसे वफादार जनरल। फिर मुंडस बताता है कि उन्होंने साथ मिलकर बहुत सारी जंगें लड़ी थी, जिनमें सबसे बड़ी जंग आर्गोसैक्स के खिलाफ थी। वो ये भी बताता है कि जिन लोगों ने वर्जिल को टॉर्चर किया था वे आर्गोसैक्स के वफादार फॉलोअर्स थे, यूरोबोरोस। यूरोबोरोस का निशान आर्गोसैक्स के फॉलोअर्स का है। वे तुम्हारे फादर से बदला लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने तुम्हारा घर जला दिया और तुम्हारी माँ को मार दिया। इसके बाद मुंडस वर्जिल को वो तलवार देता है जो उसके फादर स्पार्दा ने बनाई थी। जैसे ही वर्जिल उस तलवार को उठाता है, वो अपनी माँ को मारने वाले हर डीमन को एक एक करके खत्म कर देता है। फिर मुंडस कहता है, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अपने मकाई फॉर्म में कैसे बजट्सना है। तुम उसी फॉर्म में रहोगे ताकि तुम्हें फिर कभी एक कमजोर इंसानी शरीर की कमजोरियां ना झेलनी पड़े। वर्जिल पूछता है, और बदले में मुझे क्या करना होगा? मुंडस जवाब देता है, वफादारी, तुम्हारी वफादारी। और यहीं से किंग मुंडस के प्रति वर्जिल की अटूट वफादारी की शुरुआत होती है। फिर सीन वापस वर्तमान में आता है, जहां वर्जिल का मकसद बिल्कुल साफ है, एरियस को खुद मारकर यूरोबोरोस का हर निशान मिटा देना। लेकिन उसके रास्ते में इतने सालों बाद वो अचानक अपने छोटे भाई डांटे से फिर मिल जाता है। डांटे मुस्कुराकर कहता है, इतनी ड्रामेटिक एंट्री करना कहां से सीखा? मैंने तो तुम्हें ये बिल्कुल नहीं सिखाया था। वर्जिल शांत होकर जवाब देता है, मुझे पहले से एहसास था कि तुम ही होगे मेरे छोटे भाई। डांटे मजाक में कहता है, बचपन में तो तुम इसी छोटे भाई से पिटते रहते थे। ये सुनकर वर्जिल बस मुस्कुरा देता है। उधर पास में एक आदमी सिर्फ एरियस के आदेश का इंतजार कर रहा होता है ताकि वो हमला कर सके, लेकिन वर्जिल को पहले से इसका पता होता है। एरियस कहता है, मैं बस डांटे को पहला मौका देना चाहता हूँ। फिर वर्जिल डांटे से कहता है, तो हमारी इस इमोशनल मुलाकात के लिए कैपिटल को खाली करवा दिया गया है? डांटे हल्की मुस्कान के साथ जवाब देता है, मुझे किसी तरह तुम तक पहुंचना था। तुम न लिखते हो न कॉल करते हो। मुझे पता है डीमन रेल्म से लॉन्ग डिस्टेंस कॉल्स महंगी होती होंगी, लेकिन फिर भी तुम कोशिश तो कर सकते थे। वर्जिल जवाब देता है, मैं भी तुम्हारे बारे में यही कह सकता हूँ। तुम्हारे दिमाग में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि शायद मैं उस हमले में बच गया हूँ, जबकि हमारा खून एक है, हमारी ताकतें एक जैसी हैं और तुम बच गए थे। डांटे धीमी आवाज में कहता है, मैं मानता हूँ मैं गलत था, लेकिन तुम मुंडस के लिए काम क्यों कर रहे हो? उसके सोल्जर्स ने हम पर हमला किया था, उसी ने मॉम को मारा था। वर्जिल जवाब देता है, उसके सोल्जर्स? तुम्हें ये किसने बताया? तुमने सच में व्हाइट रैबिट की बात पर भरोसा कर लिया? डांटे हैरान होकर पूछता है, तुम व्हाइट रैबिट को जानते थे? वर्जिल जवाब देता है, अगर मैं उसे नहीं जानता तो उसके पास मेरा खून और एम्यूलेट का मेरा हिस्सा कैसे पहुंचता? हमारे फादर ने जो बैरियर बनाया था उसे तोड़ने का आदेश मुंडस का था। डांटे तुरंत कहता है, तुमने उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश की जो डैड ने हमें उस मॉन्स्टर से बचाने के लिए बनाया था। वर्जिल जवाब देता है, और यही तुम्हारी प्रॉब्लम है, लोग जो भी कहते हैं तुम उस पर भरोसा कर लेते हो। स्पार्दा ने कभी मुंडस को धोखा नहीं दिया। मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि मुंडस ने खुद मुझे पाला है ताकि मैं अपने फादर की जगह ले सकूं, वो जगह जिस पर असली हक मेरा है। डांटे अपने भाई से पूछता है, मुंडस ने तुम्हारे साथ क्या किया है? वर्जिल शांत होकर जवाब देता है, उसने मुझे आजाद किया है। और इतना कहते ही वर्जिल सीधे डांटे पर हमला कर देता है और इसी के साथ दोनों भाइयों के बीच की लड़ाई एक बार फिर शुरू हो जाती है। लड़ते हुए वर्जिल डांटे से कहता है, अब भी तुम सिर्फ अपने नेचुरल टैलेंट पर भरोसा करते हो, कम से कम कुछ तो सीख लिया होता। लड़ते हुए डांटे जवाब देता है, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता।
वर्जिल कहता है, जिस पल तुम्हें समझ आया कि तुम मुझे हरा नहीं सकते, तुम बहाने बनाने लगे। मेरे पास वो नेचुरल गिफ्ट्स कभी नहीं थे जिनके साथ तुम पैदा हुए थे। मेरा पूरा बचपन उसी आग में जल गया। लेकिन अब मुझे देखो, मेरी कमजोरियों ने मुझे तुमसे बेहतर बनाया है, तुमसे ज्यादा समझदार, तुमसे तेज, तुमसे ज्यादा ताकतवर। सालों तक मैंने खुद को माकाई की आग में ढाला है, जबकि तुम ह्यूमन फॉर्म में पिज्जा और चॉकलेट आइसक्रीम खाते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करते रहे। डांटे तुरंत जवाब देता है, चॉकलेट नहीं, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। और फिर एक लंबी और बेरहम लड़ाई के बाद वर्जिल आखिरकार डांटे को हरा देता है। जाते जाते वो कहता है, जब तुम होश में आओ तो मुझे ढूंढने आना, मैं नीचे रहूंगा, मॉम के असली कातिल को तड़पाते हुए। ये सब देखकर आर्कहम वर्जिल को रोकने का फैसला करती है, लेकिन एरियस उसे रोकते हुए कहता है, हम अर्काना को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ सकते। फिर सोल्जर्स लगातार वर्जिल पर फायरिंग करने लगते हैं, जब तक कि उनकी सारी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। वर्जिल शांत होकर कहता है, अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, और ये सुनते ही सोल्जर्स तुरंत मुड़कर डर के मारे भाग जाते हैं। आखिरकार वर्जिल एरियस तक पहुंच जाता है। फिर वो लेडी के सामने खड़ा होकर कहता है, तो तुम मेरे भाई की फेवरेट ह्यूमन हो। तुम्हारी रेपुटेशन तुम्हारे आने से पहले ही मेरी दुनिया तक पहुंच गई थी। तुम्हें मारने के बाद मेरी रेपुटेशन और भी बड़ी हो जाएगी। वर्जिल हल्की मुस्कान के साथ कहता है, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं तुम्हारी इज्जत अपने भाई से ज्यादा करता हूँ। तुम्हें अपनी ताकत खुद कमानी पड़ी है। तुम एक ऐसे मकसद के लिए लड़ रही हो जिसके लिए तुम मरने तक को तैयार हो। लेकिन शायद तुम्हें यह सुनना अच्छा ना लगे, तुम्हारे अपने प्रेसिडेंट ने मुझे ये लोकेशन दी है। वो उस जंग को खत्म करना चाहता है जो तुमने और तुम्हारे मास्टर ने शुरू की है। लेडी ठंडे लहजे में जवाब देती है, तुमने हॉपर के साथ डील की है, मेरे साथ नहीं। जैसे ही वर्जिल कहता है, तो फिर तुम्हारे साथ भी डील क्यों ना कर लूं? लेडी को अचानक डांटे की याद आ जाती है। कुछ देर सोचने के बाद वो कहती है, तुम दोनों भाई अपने मसले खुद सुलझाओ। फिर वर्जिल पूछता है, तुम्हें मैं छोटे भाई में आखिर दिखा क्या? लेडी जवाब देती है, तुम दोनों आधे इंसान हो, लेकिन तुम्हारे भाई के अंदर तुमसे कहीं ज्यादा इंसानियत बाकी है। वर्जिल कहता है, ये बात उसे जरूर बताना जब तुम उसे दीवार से खुरच रही होगी। तभी विलियम बेंस अचानक चिल्लाता है, मैरी रुको! लेडी मुड़कर जवाब देती है, मैरी कौन है? और इतना कहकर वो सीधे डांटे की तरफ चल पड़ती है। फिर विलियम बेंस वर्जिल से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हें अर्काना लेकर जाने देंगे? वर्जिल शांत होकर जवाब देता है, सिर्फ अर्काना ही नहीं, मैं एरियस का कटा हुआ सिर भी लेकर जा रहा हूँ। इतने समय से एक बात मुझे परेशान कर रही थी, मकाई के उस बेकार से ग्रुप ने आखिर अर्थ पर मेरी माँ तक पहुँचने का रास्ता कैसे ढूंढ लिया? अब मुझे समझ आ गया है, इसमें किसी इंसान का हाथ जरूर था। कोई ऐसा इंसान जो आर्गोसैक्स के नक्शे कदम पर खुलेआम चलने जितना घमंडी हो। एरियस आगे बढ़कर कहता है, तुम्हारी माँ की मौत से मेरा कोई लेना देना नहीं था, लेकिन हाँ, मैंने तुम्हें ऐसा यकीन जरूर दिलाया ताकि तुम यहाँ आ जाओ। ये सुनते ही वर्जिल गुस्से में चिल्लाता है, झूठे! और तुरंत उस पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह एरियस वर्जिल के हमले को हैरान कर देने वाली आसानी से रोक देता है और आखिरकार अपनी असली ताकत दिखाता है। फिर एरियस कहता है, काश तुम समझ पाते कि ये सब मेरे प्लान का हिस्सा था। मुझे पता था कि प्रेसिडेंट की कुर्सी पर बैठा वो पागल कुत्ता आखिरकार मेरे खिलाफ हो जाएगा। तुम अब भी नहीं समझे है ना? तुम्हारा मकसद और मेरा मकसद एक ही है। वर्जिल ठंडे लहजे में जवाब देता है, मुझे गलत मत समझो, मैं सिर्फ अपने किंग का वफादार हूँ। एरियस हंसते हुए कहता है, मुंडस तुम्हें शुरू से बेवकूफ बनाता आया है बच्चे, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दोस्त बनना चाहता था। और ये कहते हुए एरियस किसी तरह अर्काना चैलिस को अपने अंदर समा लेता है और उसकी ताकत को अपना बना लेता है। और इसी के साथ वर्जिल और एरियस के बीच एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो हाँ, अगर अगला पार्ट चाहिए तो सब्सक्राइब कर देना, और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर कर देना।